नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु पाल, एचओडी कॉमर्स डिपार्टमेंट, पंडित हरिशंकर शुक्ल मेमोरियल कॉलेज, रायपुर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले भी हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कंडीशन रिगार्डिंग करंट पॉलिसी, इसमें 4th पॉइंट से चालू करेंगे। इसके 3 पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं 4th पॉइंट। 4th पॉइंट है सुसाइड। इसमें बीमादार द्वारा आत्महत्या, इसके बारे में आपको नियम बताया जाएगा। क्या रूल्स है सुसाइड बाय इंश्योरर। इसमें यदि बीमा पॉलिसी पर जोखिम शुरू होने से 1 वर्ष के अंदर बीमादार किसी कारण से आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, या किसी दंड के रूप में न्यायालय द्वारा उसको प्राणदंड की आज्ञा मिलती है, तो निगम एलआईसी बीमा पॉलिसी को अमान्य घोषित कर सकता है। आपको ध्यान में रखना है, 1 वर्ष के अंदर अगर सुसाइड कर लेगा या न्यायालय द्वारा प्राणदंड की आज्ञा मिलती है तो बीमा पॉलिसी अमान्य घोषित हो जाता है। इसमें जो भी प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को भुगतान किया गया वो राशि जब्त हो जाती है। यदि 1 साल के बाद बीमादार आत्महत्या करता है तो पॉलिसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसके जो दावेदार है उसको बीमित राशि का भुगतान हो जाता है। आत्महत्या के संबंध में यदि किसी तीसरे पक्षकार को मूल्यवान प्रतिफल के बदले में बीमा पॉलिसी का अंतरण ट्रांसफर किया गया हो और ऐसे ट्रांसफर अंतरण की लिखित सूचना अगर एलआईसी को आत्महत्या के 1 माह पहले दी गई हो तो उक्त हित की राशि प्राप्त की जा सकती है। इसमें ध्यान में आपको ये रखना है कि आत्महत्या के 1 माह पूर्व निगम को उसकी सूचना देनी है, तभी आपको राशि की प्राप्ति होगी। सुसाइड के बाद नेक्स्ट पॉइंट 5वां है एक्सीडेंट बेनिफिट, दुर्घटना हित लाभ। इसका दूसरा नाम है दोहरा दुर्घटना लाभ। ऐसे बीमे में बीमा कराने वाले को दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमित रकम से दुगनी रकम उसके उत्तराधिकारी को भुगतान कर दी जाती है, इसलिए इसको दोहरा दुर्घटना लाभ भी कहते हैं। इसमें अगर पॉलिसी की रकम 1 लाख रुपए है तो एक्सीडेंट से मृत्यु होने के बाद 1 लाख का डबल उसे 2 लाख रुपए मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी उसे कुछ नियम कानून मानने पड़ेंगे। पहला ये कि दुर्घटना के समय पॉलिसी पूरी बीमित रकम के लिए चालू रहनी चाहिए और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए 1 रुपए प्रति 1000 के बीमे पर वार्षिक अतिरिक्त प्रीमियम देनी होगी। दोहरा दुर्घटना लाभ कुल मिलाकर 5 लाख के बीमा पॉलिसी पर मिल सकता है, अर्थात दुर्घटना से मृत्यु होने के बाद बीमे की राशि और दुगना होने के बाद कुल 5 लाख रुपए से अधिक नहीं मिल सकता, ये उसकी सीमाएं हैं। लाभ प्राप्त करने वाले दावेदार को यह सिद्ध करना होता है कि दुर्घटना बाहरी साधनों से हुई है और इस दुर्घटना के कारण ही 90 दिन के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आपको ध्यान में रखना है 90 दिन के अंदर। और प्रीमियम 1000 के बीमे पर अतिरिक्त 1 रुपए। किसी व्यक्ति जो बीमादार है, मृत्यु होने के बाद अगर 70 साल या उससे अधिक की हो मृत्यु के समय, तो ये हित लाभ उसे नहीं मिलेगा, उसके जो उत्तराधिकारी उसको ये हित लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिला के उम्र बीमादार का 70 वर्ष से कम होना चाहिए। मृत्यु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको ध्यान में रखेंगे। बीमा पॉलिसी में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि मृत्यु पर लाभ होने से दिया जाएगा, लेकिन मृत्यु के कई ऐसे प्रकार है, उस प्रकार से अगर मृत्यु होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से सुनेंगे।
उसमें एक है आत्महत्या करने या जानबूझकर अपने शरीर को चोट पहुंचाने का प्रयत्न करने के कारण मृत्यु होने पर, बीमित व्यक्ति सेना, वायुसेना, पुलिस आदि में हो और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय दुर्घटना होने से मृत्यु होने पर, किसी कानून का उल्लंघन करने पर, किसी गृह युद्ध, बलवे, आक्रमण आदि के कारण मृत्यु होने पर, पागलपन, नशा, दुराचार, नस्ली औषधि प्रयोग करने के कारण मृत्यु होने पर, किसी शिकार, पर्वतारोहण, घुड़दौड़ आदि के कारण से मृत्यु होने पर। आपने अभी तक सुना, कुल मिला के लगभग 6 पॉइंट है, 6 बिंदु है, जिसमें अगर मृत्यु होने से ये लाभ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है, 6वां पॉइंट है लॉस्ट पॉलिसीज, पॉलिसी का खो जाना। कई बार लापरवाही से काम करने से बीमादार के द्वारा पॉलिसी खो जाती है। इस संदर्भ में कुछ नियम है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। पहला ये कि पॉलिसी खोने की या नष्ट होने की सूचना निगम एलआईसी को देनी होगी। उसके लिए एक आवेदन पत्र में विस्तार पूर्वक पॉलिसी संख्या, बीमादार का नाम, पॉलिसी रकम, पॉलिसी का प्रकार, प्रीमियम की रकम, अवधि, प्रीमियम भुगतान की तिथि, सब विस्तृत रूप से आवेदन बना के निगम कार्यालय में जमा करना होगा और उसे उस आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि पॉलिसी खोने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है। इसमें ध्यान में ये रखना है कि कई बार जनता को सूचनार्थ बीमादार अपने खर्चे से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करानी पड़ती है, लेकिन इसके लिए नियम है बीमित रकम 25,000 तक हो तब ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब 25,000 रुपए से अगर अधिक की पॉलिसी है तो आपको सूचनार्थ समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना होगा। निगम से जब द्वितीय प्रति आपको दी जाएगी तो कार्यालय में स्टाम्प ड्यूटी या अन्य शुल्क, बीमा पत्र की संबंधी जो भी खर्चे रहेंगे वो बीमादार को भुगतान करना होगा। बीमादार को एक क्षतिपूरक बॉन्ड या घोषणा या दोनों देने होंगे, जो कि पॉलिसी जो खो गई है या नष्ट हो गई है किसी को मिल जाता है तब उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये है बीमा पत्र खो जाने के विस्तृत नियम है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का नामांकन। इसमें विस्तृत रूप से हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। संक्षेप में अभी ये बता सकता हूँ कि कोई भी बीमादार जब प्रस्ताव भरता है तो उस प्रस्ताव में वो किसी भी व्यक्ति को नामांकन कर सकता है, ये पूरा अधिकार है। तो इसी प्रक्रिया को नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी कहते हैं, जिसे हम विस्तृत रूप से बाद में भी पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का समुदेशन। इसका मतलब पॉलिसी का ट्रांसफर करना, अंतरण करना। इसको भी हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी का नामांकन और समुदेशन। अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, अपंगता हित लाभ। इसमें ये देखना पड़ता है कि जब बीमित व्यक्ति बीमा चालू रहने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसके फलस्वरूप हमेशा के लिए अपनी जीविका कमाने के लिए अयोग्य घोषित हो जाए, उसे असमर्थता लाभ मिलता है। इसमें ये लाभ दुर्घटना के दिन से भविष्य में प्रीमियम जमा करने की राशि की जो दायित्व रहता है उससे मुक्ति मिल जाती है। और इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि इस लाभ को पाने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होता है, अतिरिक्त प्रीमियम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है।
बीमादार की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक होगी तो डिसेबिलिटी बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। साथ साथ ये लाभ शुद्ध बंदोबस्ती और अवधि बीमा पॉलिसी पर ये नहीं मिलता है। जोखिम भरे पेशे करने वाले और वायुयान चालक को ये लाभ नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। निगम असमर्थता लाभ डिसेबिलिटी बेनिफिट के लिए अपने अधिकृत और अपने ऑथराइज्ड जो डॉक्टर है उससे जांच करवा सकता है। ये लाभ एक बार पाने के पश्चात बीमादार को दुर्घटना लाभ एक्सीडेंट बेनिफिट पाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर किसी को डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है तो एक्सीडेंट बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता है। असमर्थता किसी दुर्घटना के कारण पूर्ण और स्थायी होना चाहिए। यदि आत्महत्या संबंधी प्रयासों के कारण से या नशीली दवाई के कारण से या बेहोशी लेने वाली दवाई के कारण से असमर्थ हो जाए तो ये लाभ नहीं मिलेगा। ये था डिसेबिलिटी बेनिफिट से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। इसके बाद आते हैं पॉलिसी में परिवर्तन, अल्टरेशन इन पॉलिसी। कई बार ऐसी रहता है कि कई बीमादार पॉलिसी में परिवर्तन करना चाहता है, उसमें भी परिवर्तन करने के कई सारे उद्देश्य रहते हैं। अब परिवर्तन भी किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक प्रकार की पॉलिसी को दूसरे प्रकार की पॉलिसी में परिवर्तन, एक प्रकार हुआ। दूसरा, प्रीमियम किस्त में परिवर्तन करना। जहां प्रीमियम मासिक में करते थे उसको तिमाही या छिमाही में परिवर्तन करना। जहां तिमाही या छिमाही में मासिक किस्त भरते थे प्रीमियम का उसको वार्षिक में परिवर्तन करना। तो ये हुआ द्वितीय बिंदु, प्रीमियम किस्तों में परिवर्तन करना। और तीसरा है बीमित राशि में परिवर्तन करना। बीमित राशि में परिवर्तन मतलब इसमें वृद्धि करना। पहले आपने पॉलिसी 5 लाख का लिया था, बाद में आपको लगता है कि पॉलिसी की रकम बढ़ानी चाहिए। तो बीमा पॉलिसी में परिवर्तन मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार से हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो पॉलिसी में परिवर्तन, दूसरा प्रीमियम किस्तों में परिवर्तन और उसके बाद है बीमा राशि, बीमित राशि में परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन करने के लिए जरूरी नहीं है कि कंपनी जो निगम उसको स्वीकार करे। जिस परिवर्तन के फलस्वरूप निगम को ये लगता है कि जोखिम ज्यादा है और प्रीमियम की राशि कम होती है तो उस परिवर्तन से संबंधित आवेदन को निगम अस्वीकृत कर सकता है। इसमें और एक नियम है, बीमित राशि में बीमा तिथि से 3 माह के अंदर वृद्धि करने के लिए डॉक्टरी जांच की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। आपको ध्यान में रखना है, 3 माह के अंदर अगर आप वृद्धि करेंगे बीमित राशि में तो डॉक्टरी जांच की जरूरत नहीं होगी। और 3 माह से अधिक अगर होगी तो उसमें डॉक्टरी जांच की आवश्यकता होती है। बीमा पॉलिसी में परिवर्तन का पूरा निर्णय करने का अधिकार निगम को है, एलआईसी को है। उसकी इच्छा पर निर्भर है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते कि परिवर्तन करने के लिए वो निर्देश दे। निगम को पूरा अधिकार है, वो परिवर्तन के आवेदन को स्वीकार भी कर सकती है और उसको अस्वीकार भी कर सकती है।
नेक्स्ट लेते हैं, 11वां बिंदु है विस्तृत असमर्थता लाभ, एक्सटेंडेड डिसेबिलिटी बेनिफिट। इस प्रकार के लाभ पाने के लिए 2 रुपए प्रति हजार वार्षिक अलग से अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 2 रुपए प्रति हजार वार्षिक अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। सब में अलग अलग नियम है। साथ ही साथ दुर्घटना बीमा कराना भी अनिवार्य है। इस बीमा में बीमित व्यक्ति जीविका चलाने के लिए अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होना चाहिए। अगर स्थायी रूप से अयोग्य घोषित हो जाए तो भविष्य में प्रीमियम जमा करने की जो दायित्व से मुक्ति मिल जाएगी और बीमित राशि निश्चित किस्तों में वापस कर दी जाएगी। ये राशि 10 वर्षों में मासिक किस्तों में वापस की जाती है। इसके लिए भी नियम है, बीमा कराने वाले की उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। असमर्थता किसी दुर्घटना के कारण होना चाहिए, किसी अन्य पीड़ा या रोग से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। असमर्थता तिथि से 1 लाख रुपए के बीमे तक की प्रीमियम देने से मुक्ति मिल जाएगी। बीमित रकम की वापसी 10 वर्षों तक मासिक किस्तों में देय होगी। अगर 10 वर्षों की अवधि से पूर्व ही मृत्यु हो जाए तो शेष राशि नॉमिनी को एक साथ दे दी जाएगी। ये लाभ पाने के लिए दुर्घटना बीमा करवाना अति अनिवार्य है, उसके बिना ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ पाने के बाद बीमित व्यक्ति को दुर्घटना हित लाभ पाने का अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से हम बोल सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार से जीविकोपार्जन करने के लिए अयोग्य हो जाए, तभी हम उसको बोलेंगे असमर्थता। और इस प्रकार विस्तृत असमर्थता लाभ के लिए आपको नियम बताया गया और आपने ध्यान से सुना। 7th पॉइंट, नॉमिनेशन रिगार्डिंग पॉलिसी, पॉलिसी संबंधी नामांकन का हम लोग यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मीनिंग ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन का आशय क्या है। बीमादार चाहे तो पॉलिसी में किसी व्यक्ति को नामांकित नॉमिनेट कर सकता है जिसका उससे व्यक्तिगत रूप से संबंध हो या संबंध न हो, खून से संबंध हो या न हो, वो किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है जिसे उसे उसकी मृत्यु के बाद, बीमादार की मृत्यु के बाद बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाए। बीमादार की मृत्यु के बाद पैसा किसको मिलेगा? जिसके नाम से नॉमिनेशन किया गया है, नामांकन किया गया। इसी क्रिया को नामजदगी या नामांकन, नॉमिनेशन कहा जाता है। अगर नामांकन करेंगे तो इसमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं। निगम को पहले से ये पता चल जाता है कि बीमादार की मृत्यु के बाद किस विशेष व्यक्ति को उसके पॉलिसी से रकम की प्राप्ति होगी। दूसरा, नामजद व्यक्ति को न्यायालय से उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती और तत्संबंधी झंझट, उससे संबंधित व्यय, श्रम जो भी है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो नामांकन करने से इसमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं। जहां संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की बात करेंगे, वहां सभी बीमा कराने वाले संयुक्त रूप से मिलकर नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, मोड ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन का ढंग। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 और 39 अंडर सेक्शन 38 एंड 39 में कुछ शर्तें और नियम लिखा गया मोड ऑफ नॉमिनेशन से संबंधित। नॉमिनेशन से संबंधित प्रस्ताव पत्र में किसी व्यक्ति का नाम देकर हो सकता है। बीमा पॉलिसी पाने के बाद अलग से एक फॉर्म भरकर भी नामांकन कर सकते हैं। बीमित व्यक्ति बीमा पॉलिसी के पीठ पर मतलब बैक साइड सही बेचान मतलब पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट कर नामांकन कर सकता है।
जो पॉलिसी है उसके कवर पेज नहीं, उसके पीछे तरफ उसको बोलते हैं पृष्ठांकन या बेचान कर नामांकन कर सकता है। और इसकी सूचना निगम को देनी होगी कि निगम की पुस्तकों में भी इसका लेखा करना चाहिए। इसका मतलब निगम कार्यालय को भी ये मालूम होना चाहिए ऑफिशियली कि यहाँ पे नामांकन किया गया। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, चेंज ऑफ नॉमिनेशन, नामांकन में परिवर्तन। नामांकन में परिवर्तन के लिए बीमादार को यह अधिकार रहता है कि वो जितनी बार चाहे नामांकन में परिवर्तन कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। नामांकन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में कभी भी किया जा सकता है। ये ध्यान में रखना है कि ये परिवर्तन मैच्योरिटी डेट, परिपक्व तिथि के पूर्व ही संपन्न हो जाना चाहिए और उसके हिसाब से बीमा पत्र में परिवर्तन हो जाना चाहिए। अर्थात अगर बीमादार नामांकन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है तो इस आशय की सूचना किसको देंगी? एलआईसी ऑफिस जीवन बीमा निगम को भी इस आशय की सूचना देगी और वहां पे इस बात का भी पंजीयन करवाएगी कि नामांकन में परिवर्तन हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे, इसकी आधिकारिक सूचना किसके पास रहना चाहिए? निगम के पास रहना चाहिए, उसके पास ये परिवर्तन दर्ज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं राइट ऑफ नॉमिनी, नामांकिती का अधिकार। नामांकन का उद्देश्य ये होता है कि बीमा अवधि में बीमादार की मृत्यु होने पर पॉलिसी की रकम नामांकित नॉमिनी को प्राप्त हो सके। इसलिए कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, उसको स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना चाहिए, अति महत्वपूर्ण है। जब तक बीमादार जीवित रहे तब तक बीमा पॉलिसी के संबंध में नामांकित का कोई अधिकार नहीं रहता है। जब बीमा अवधि पूर्ण हो जाती है और बीमादार जीवित रहे तब बीमित रकम नामांकित को नहीं मिल सकती है। और एक बार अब ध्यान से सुनेंगे, बीमा अवधि अगर कंप्लीट हो जाती है और बीमादार जीवित रहा, उस दशा में जो नॉमिनी है उसको कुछ रकम नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपको ध्यान में देना चाहिए कि बीमादार नामांकित का नाम रद्द या परिवर्तन कर सकता है, ये पूरा अधिकार है। बीमा पॉलिसी का वसीयतनामे या अंतरण, ट्रांसफर या असाइनमेंट कर सकता है। ये पूरा अधिकार है बीमादार को कि बीमा पॉलिसी का वसीयतनामा करे या उसको अंतरण करे। ऐसी दशा में नामांकिती का पॉलिसी पर कोई अधिकार नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर बीमादार बीमा पॉलिसी का अगर वसीयतनामा या अंतरण करता है, उस दशा में नामांकिती का जो अधिकार है वो अपने आप में शून्य हो जाता है। नेक्स्ट इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है, बीमादार के जीवन काल में यदि नामांकिती की मृत्यु हो जाए, अर्थात पहले नामांकिती का मृत्यु हो रहा है उसके बाद बीमादार की मृत्यु हो रही है, तो संबंधित पैसा नामांकिती के उत्तराधिकार को नहीं मिलेगा, उसके जगह बीमादार के उत्तराधिकार को मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर नामांकिती की मृत्यु बीमादार की मृत्यु के पहले हो जाती है तो जो पैसा है, पॉलिसी का पैसा बीमादार की मृत्यु के बाद वो बीमादार के उत्तराधिकारी को मिलेगा, जो नामांकिती है, जो नॉमिनी है, उसके उत्तराधिकार को नहीं मिलेगा। तो ये था राइट्स ऑफ नॉमिनी के विस्तृत अध्ययन।